Hello everyone. I hope you all are doing good and yes, I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही होगी एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे स्टॉक मार्केट से. सो चलिए, एक नया आईपीओ आने वाला है MVK एग्रो फूड लिमिटेड का. तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं. तो कि आईपीओ डेट जो है वो 29 फरवरी 2024 से लेकर 4 मार्च 2024 तक है. फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर. प्राइस जो है वो 120 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है. टोटल इशू साइज 54,90,000 शेयर्स, करीब 65 करोड़ 88 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से. और गाइस, सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है. एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए नहीं आने वाला है. आप देख सकते हो यहाँ पे 54,90,000 शेयर्स, 65 करोड़ 88 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 5 मार्च 2024 को है. सो अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 6 मार्च 2024 को मिलेगी. और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 6 मार्च 2024 को होंगे. लिस्टिंग डेट 7 मार्च 2024 है. कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 4 मार्च 2024 है. लिस्टिंग डेट याद रहे गाइस, 7 मार्च 2024 है. इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ. लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस. तो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस. सो अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है. व्हाट इज़ SME आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है कि मतलब मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है. तो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो. शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,54,90,000. सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से अगर शेयर होल्डिंग प्री इशू का जो नंबर है वो माइनस करोगे तो आपको मतलब फ्रेश इश्यूज़ के शेयर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो कि हमने ऊपर देखा 54,90,000 शेयर्स. मार्केट मेकर पोर्शन 2,74,800 शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पर है, जो कि अलग से उनके बिहाफ पे रखे गए हैं गाइस, जो कि ये फ्रेश इश्यूज़ के अंदर इंक्लूड नहीं है गाइस, आप देख सकते हो. और यहाँ पर रिजर्वेशन में रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है, अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है. तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम आपको एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है. 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,44,000 रुपये आपको देने हैं. और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,400 शेयर्स आएंगे, 2,88,000 रुपये आपको देने होंगे. सो बेसिकली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अगर 2 लॉट के लिए आप अप्लाई कर लेते हो और वही आपका अगर मतलब पर्पस भी वही है तो आपकी काउंटिंग HNI में फॉर पर्टिकुलर शेयर होगी. मतलब HNI माने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो गाइस. चलिए प्रमोटर्स देखते हैं. तो कि प्रमोटर्स जो है वो मारोतराव व्यंकटराव कवाले, सागरबाई मरोटराव कवाले, गणेशराव व्यंकटराव कवाले, कृष्णराव व्यंकटराव कवाले एंड संदीप मारोटराव कवाले. गाइस, तो ये कंपनी के प्रमोटर्स है. और मैं बिल्कुल सॉरी कहना चाहता हूँ अगर मतलब मैंने अगर मेरे से नाम थोड़ा सा मतलब प्रॉपर अगर नहीं लिया गया, बिकॉज बहुत थोड़ा सा नहीं जनरल प्रोनाउंसिएशन के नाम नहीं है, लंबे लंबे और थोड़े डिफरेंट सा है. तो आई होप कि उसके लिए रियली सॉरी, बट आप भी खुद पढ़ लो. चलिए, तो उनकी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 100% है. शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 64.56% है. मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 64.56% की हो जाएगी. अभी सारा का सारा स्टेक, सारा का सारा माल जो है वो प्रमोटर्स के पास है. अब कंपनी का मेन जो बिजनेस क्या है तो उसका चलो ब्रीफ आइडिया लेते हैं. तो कि 2018 से इनकॉर्पोरेटेड है. MVK Agro Food Products Limited is a manufacturer of integrated sugar and other related products. The company has a license crushing capacity of 2,500 TSD and sells its byproducts molasses, bagasse and press mud. तो ये सारी चीज़ें का काम है कंपनी का. The company sells its products through brokers who in turn sell to export houses such as PepsiCo Holding India Private Limited, Parle Biscuits Private Limited and Britannia Industries Limited.
In addition to selling its products to brokers, the company also supplies commodities to export-oriented traders like Sakuma Export Limited, Indian Sugar Exim Corporation, Garden Court and HRMM Agro Overseas Private Limited. सो गाइज यहाँ पर कंपनी के जो बेसिकली प्रोडक्ट जिस जिस जगह पर जाती है वो उसमें से काफ़ी सारी मतलब एक थोड़ा रेप्यूटेड और वैल्यूएबल उनके क्लाइंटल बेस है. और द कंपनी ऑपरेट्स अ जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. वेस्ट जनरेटेड इज ईदर सोल्ड और यूज टू जनरेट पावर. और नीचे जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए हैं, हालांकि वो तो हम आगे देखेंगे मतलब और थोड़ा डिटेल में. तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है. और अभी तक कंपनी के पास करीब 160 एम्प्लॉयज़ की टीम है अलग अलग डिपार्टमेंट में सितंबर 2023 के हिसाब से. तो चलिए अब कंपनी के ये जो फाइनेंशियल्स है कि बेसिकली अब कमाती क्या है कंपनी. तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. गाइज ये सारे फिगर जो है ना वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ. और ये जो हाफ ईयर के है मतलब रीसेंट लेटेस्ट वाले वो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हाफ ईयर के फाइनेंशियल्स है. तो ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो फाइनेंशियल्स है उसको एक बारी कंपेयर करते हैं. तो कि असेट जो है वो 2021 में 114 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़ी हुई है 2023 में. मार्च 2023 में 154 करोड़ रुपए के आसपास है. रेवेन्यू 25 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि 93 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास था, जो कि 3 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास हुआ है. नेटवर्थ 6 करोड़ 40 लाख के आसपास थी 2021 में, जो अभी मतलब मार्च 2023 में 13 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है. रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास का था, जो कि बढ़कर 8 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुआ है. और बोरोइंग्स की बात करें तो 74 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बढ़ी हुई है 91 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस. और वैसे बेसिकली अगर हाफ ईयर का अगर देखेंगे मतलब सितंबर 2023 के मुकाबले बोरोइंग्स जो है वो कम दिखाई दे रही है, जो कि 62 करोड़ रुपए के आसपास है. बट अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही काउंट करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक फाइनल ईयर ऑन ईयर बेसिस का फिगर हमको पता चलता है. और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस. सो अभी तक कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो ग्रोइंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट सारी चीज़ें. बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है, बट सी अगर अच्छे से कंपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रही है सो इट इज़ नेवर द उसकी कोई फिर प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है. प्रॉब्लमेटिक बात तब होती है कि बोरोइंग्स भी है, ब्याज भी दे रही है कंपनी, लेकिन धंधा भी नहीं कर पा रही है, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. और ऊपर से क्योंकि बहुत छोटी कंपनीज होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 185 करोड़ रुपए के आसपास का ही है. तो बहुत छोटी कंपनी होती है. हालांकि एसएमई कंपनीज जो होती है वो छोटी ही होती है, और इसीलिए उनको जब बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए एक्सचेंज ने सेबी ने ये अलग सा नियम बनाया हुआ है, मतलब उनको एक अलग से कैटेगरी दी है कि आप एसएमई आईपीओ के हिसाब से लिस्ट करके फंड रेज कर सकते हैं. सो डेफिनेटली छोटी कंपनी ही होती है, बट ऑल दो रिस्क फैक्टर तो देखना होता है गाइस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पैसे तो लगने वाले हैं ना. अगर हमें इंटरेस्टेड है किसी कंपनी के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अल्टीमेटली वो पैसों का रिस्क तो है, तो उस हिसाब से हमें केयरफुल तो रहना ही चाहिए. ROE 32.85%, ROCE 13.44%, डेट टू इक्विटी 6.84, RONW 32.85%, PBV 4.49, EPS प्री IPO 3.77, पोस्ट IPO 5.55, PEX 31.79, पोस्ट IPO 21.61 है. और यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हो ना नोट में, वो बेसिकली EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है. आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस. और उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने का रीजंस क्या है, तो कि सेटिंग अप ग्रीनफील्ड यूनिट इन नांदेड़ महाराष्ट्र फॉर मैन्युफैक्चरिंग इथेनॉल, जनरेशन ऑफ बोटलिंग ऑफ बायो CNG एंड फर्टिलाइज़र, और दूसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस है. तो गाइज़ ये मेजर कंपनी ने कुछ रीजंस दिए हैं IPO लाने के. सो गाइज़ एज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज, क्योंकि कभी कभार भूल भी जाता हूँ, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज कि जो मैं आपको बताता हूँ कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी. एंड आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट हो या मतलब ट्रेडिंग की जर्नी हो, बढ़िया से आप काम करिए,
अच्छे पैसे कमाइए। ऑल द बेस्ट टू यू। बी केयरफुल अबाउट लाइक ख़ास तौर पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है तो बढ़िया कंपनी आपको चुनने चुनने की मतलब परख करने की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको वो थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, मार्केट में रिस्क हमेशा है। आपने कई बार देखा होगा, अगर थोड़े भी पुराने हो आप तो, कि कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन काफ़ी टाइम तक ना स्टॉक की प्राइस हिलती ही नहीं है, मतलब एक रेंज में ही घूमती रहती है, फिर अचानक से शूट अप होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। और येस, मैं आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जस्ट मैं अपना एक ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। यस, वीडियो गाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट मी एंड माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।